हेलो स्टूडेंट, आज फिर हाजिर हुए हैं वीडियो क्लास में। केमिस्ट्री क्लास 11। आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो है विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि बोर मॉडल को पढ़ने से पहले उसका एक बैकग्राउंड हम तैयार करेंगे ताकि आपको बोर मॉडल समझने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अभिलक्षण है वो 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो उसके अंदर जो पूरक हेडिंग है, टॉपिक है, सप्लीमेंट्री टॉपिक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि आपको तरंग के बारे में जानने में बहुत सरलता हो और सुविधाजनक हो। ठीक है, तो पहला जो हमारा हेडिंग है वो है तरंग दैर्घ्य, जिसके लिए इंग्लिश शब्दावली है वेवलेंथ। उसके बाद है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, वेग, वेलोसिटी, आयाम, एम्पलीट्यूड, तरंग संख्या, वेव नंबर, तरंग का कालखंड, मतलब पीरियड ऑफ द वेव, है ना, तरंग का कालखंड। इतने हम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम के प्रकार पर, उसके क्षेत्र पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम इन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो जो पहला हमारा हेडिंग है वो है तरंग दैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ। तो इसको आप समझने का कोशिश कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट करके हम समझेंगे। पहले हम पॉइंट को समझते हैं तरंग दैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ को। तो जब किसी तरंग को हम डायग्राम के रूप में दिखाते हैं तो कुछ ऐसा दिखाते हैं, ये है। तो तरंग में देखिएगा, जो ये आपका मिड पोजीशन है, ये जो मध्य रेखा है, इसके ऊपर वाला जो भाग है, तरंग का जो अर्ध भाग है, इसको हम बोलते हैं श्रृंग। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए क्या है, श्रृंग है, जिसको अंग्रेजी शब्दावली क्रेस्ट है। और नीचे वाले को बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं? गर्त, जिसके लिए अंग्रेजी शब्दावली जो है ट्रफ या डफ से इसको भी पढ़ते हैं, है ना, डफ। ठीक है, तो ये श्रृंग और ये गर्त है। अगर एक तरंग और मैं बना देता हूँ तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। तो देखिएगा, इसमें जो इसका डेफिनेशन है तरंग दैर्घ्य का, डेफिनेशन तरंग दैर्घ्य के क्या है देखिएगा, दो क्रमागत, है ना, दो क्रमगत श्रृंगों की दूरी या दो क्रमगत गर्तों की दूरी को ही क्या बोला जाता है, तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। अगर मैं बात करूं, ये दूरी यहाँ से लूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस दूरी को क्या बोला जाता है, तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। दो श्रृंगों की या दो गर्तों की दूरी को ही क्या बोला जाता है, तरंग दैर्घ्य बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है। तो मैंने यहाँ गर्त के लिए लिया है, अगर आप श्रृंग के लिए लेंगे तो ये दूरी यहाँ से इसको मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरंग के परिभाषा को एक बार सुन लीजिएगा, यहीं पास याद रखने का कोशिश कीजिएगा। किसी भी तरंग के क्रमागत दो श्रृंगों की दूरी या दो गर्तों की दूरी को ही क्या बोला जाता है, तरंग दैर्घ्य बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है। इसको ग्रीक भाषा के लेम्डा अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ग्रीक भाषा के लेम्डा अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ये जो आप साइन देख रहे हैं वो लेम्डा का साइन है। क्या, किसका साइन है? लेम्डा का साइन है। ठीक है ना, मतलब तरंग दैर्घ्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है? लेम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। और तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक है, तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक है उसको देखिएगा, वेवलेंथ का जो यूनिट है ना, मेजरिंग किस में किया जाता है? इसको मीटर में किया जाता है, सेंटीमीटर में किया जाता है, नैनोमीटर में किया जाता है, एंगस्ट्रॉम में इसका किया जाता है। ठीक है, इसका जो मात्रक है मीटर है, सेंटीमीटर है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक एंगस्ट्रॉम बराबर, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 के घात माइनस 10 मीटर होता है। अगर मैं बात करूं एक नैनोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 10 के घात माइनस 9 मीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। वेवलेंथ के डेफिनेशन को आप देख लिए, उसके मात्रक को आप देख लिए। ठीक है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 के घात माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम तरंग दैर्घ्य का मात्रक देख लिए, हम तरंग दैर्घ्य का परिभाषा को देख लिए। कि एक बार और परिभाषा को हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए इस वीडियो के माध्यम से ही। किसी भी तरंग के क्रमागत दो श्रृंगों की दूरी या क्रमागत दो गर्तों की दूरी को ही क्या बोला जाता है? तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। इसको ग्रीक भाषा के लेम्डा अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक मीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम में रहता है।
ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वहाँ नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है, बिंदु है, वो है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन को आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन को आप गौर से सुनेंगे। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले तरंगदैर्घ्यों की संख्या या 1 सेकंड में कंपन होने वाली जो संख्या है वो तरंगों की क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। एक बार और डेफिनेशन को गौर से सुनिएगा। किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले तरंगदैर्घ्यों की संख्या या 1 सेकंड में कंपन की हुई संख्या जो है वो तरंगों की क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। इसका जो मात्रक है वो चक्र प्रति सेकेंड है। चक्र प्रति सेकेंड क्या है इसका मात्रक? आवृत्ति का मात्रक चक्र प्रति सेकेंड है। ठीक है, समझिएगा, है ना, चक्र प्रति सेकेंड, जिसके लिए इंग्लिश शब्दावली जो प्रयोग करते हैं साइकिल पर सेकेंड का उपयोग किया जाता है, जिसको आप जनरली सीपीएस से भी व्यक्त करते हैं, है ना। मतलब 1 सेकेंड में कितना चक्र तरंग जो है मूव किया है उसी को क्या बोला जाता है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। या 1 सेकेंड में कितना कंपन हुआ है वो तरंगों की क्या कहलाती है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसका जो मात्रक है चक्र प्रति सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड या सीपीएस हो गया। इसके अलावा ये क्या हो जाता है? सेकेंड का इन्वर्स हो जाता है, सेकेंड का व्युत्क्रम, और इसका एसआई पद्धति में ये हर्ट्ज भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या प्रयोग किया जाता है? हर्ट्ज भी प्रयोग किया जाता है। एक और रोचक तथ्य का हम जानकारी ले लेते हैं। जो मनुष्य जो सुन सकता है जिस ध्वनि को, उसकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। कितने मध्य होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य की जो ध्वनि की आवृत्ति होती है, एक मनुष्य उसी को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को भी नहीं, कम आवृत्ति वाले भी ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति वाले ध्वनि को भी नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से जो कम ध्वनि है, कम मतलब 20 हर्ट्ज की आवृत्ति की जो कम ध्वनि है उसको इंफ्रासाउंड बोला जाता है। कौन सा साउंड बोला जाता है? इंफ्रासाउंड बोला जाता है, जिसको अधः श्रव्य बोला जाता है हिंदी में। इंफ्रासाउंड या अधः श्रव्य साउंड बोला जाता है। ठीक है, इसको जो है 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी वाली जो ध्वनि को जो है वो हाथी सुन पाते हैं और ब्लू व्हेल सुन पाते हैं। कौन कौन सुन पाते हैं? हाथी और ब्लू व्हेल सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को हाथी और ब्लू व्हेल सुन पाते हैं, या उनके जैसे और भी जीव हैं उस मतलब बॉडी शेप में या बॉडी साइज में, है ना, वो कम से कम इन आवृत्तियों वाले ध्वनि को सुन पाते हैं। ठीक है, उसके बाद 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ध्वनि को भी मनुष्य जो है नहीं सुन पाता है। जिस ध्वनि के जो फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है उसको भी मनुष्य नहीं सुन पाता है। इसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्ट्रासाउंड बोला जाता है, जिसको चमगादड़ और कुत्ते ही सुन पाते हैं। ये मेडिकल क्षेत्रों में उपयोगी है। ठीक है, बस ये रोचक तथ्य बताने को हम चर्चा किए, नहीं तो जब साउंड चैप्टर हम अलग से जब भौतिक में पढ़ेंगे तो इस पर डिटेल हम चर्चा करेंगे। फिलहाल फ्रीक्वेंसी की बात आ गई तो आपको याद रह जाए, इस वजह से ये 2 महत्वपूर्ण रोचक चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के माध्यम से हम आवृत्ति को भी जान लिए। आवृत्ति जो है ना, आवृत्ति का जो प्रदर्शित करते हैं वो न्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है? न्यू है। इसको जो ग्रीक भाषा का जो अक्षर है उसको हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये कॉमन सी चीज़ है जो लगातार हम पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन शब्दावली को हम जानते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा वेग या वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़े हैं। चलिए, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है वेग। क्या है? वेग है, वेलोसिटी है। ठीक है, आप देखते जाइए, एक तरीके से एक्सरसाइज आपको कराया जा रहा है। बाकी आपका टेक्स्ट बुक में सबके डेफिनेशन दिए गए हैं, हूबहू जैसा हम यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रति इकाई सेंटीमीटर या मीटर में तरंग द्वारा जो चली गई दूरी है, प्रति एकांक समय में तरंग द्वारा जो चली गई दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। अर्थात 1 सेकेंड में
कोई वेग कितना ट्रेवल किया है उस डिस्टेंस को ही क्या बोला जा रहा है, वेग बोला जा रहा है या वेलोसिटी बोला जा रहा है। मान लीजिए कोई वेग 1 सेकेंड में कितना में 1 सेकेंड में 2 मीटर चल गया तो उसके वेग को हम बोलेंगे 2 मीटर पर सेकेंड बोलेंगे। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो रहा है कि वेग का जो मात्रक है 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, एक बार और डेफिनेशन को सुन लीजिए। किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में चली गई जितनी दूरी है उसी को वेग या वेलोसिटी कहा जाता है। प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। प्रकाश के वेग को जनरली c से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आप जब c से दर्शाते हैं तो देखिएगा तरंग दैर्घ्य है ना, तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति बराबर जो होता है वो क्या होता है, आवृत्ति बराबर प्रकाश का वेग c होता है। तो आप कई बुक में पढ़े होंगे c = न्यू लेमडा, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। प्रकाश का वेग बराबर उसकी आवृत्ति गुणे उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है उसका वेग का ये फार्मूला होता है। जब डी ब्रोगली समीकरण पढ़ेंगे तो हम ये फार्मूला का उपयोग जरूर करेंगे, तो आप यहाँ से याद रखने का कोशिश कीजिएगा। एक बार और सिंपल और सरल और कम शब्दों में सुन लीजिए। जो वेग का जो परिभाषा है वो ये है, प्रति एकांक समय में किसी तरंग द्वारा चली गई दूरी को उस तरंग का वेग कहा जाता है। जो प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, अर्थात वेग का मात्रक परिभाषा से ही क्लियर हो रहा है कि वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण कि प्रकाश वेग c बराबर न्यू लेमडा होता है, अर्थात आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य होता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आयाम। क्या है, आयाम या एम्पलीट्यूड। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है आयाम, एम्पलीट्यूड। क्या है, आयाम है या एम्पलीट्यूड उसका इंग्लिश वर्ड है। आयाम को देखिएगा क्या होता है कि आप जानते हैं कि मेनली जो तरंग है उसके 2 पार्ट हैं, एक श्रृंग है और एक गर्त है। तो ये इसका जो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्टिकल लाइन में इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है या मैक्सिमम ऊंचाई जो है किसी तरंग का या मैक्सिमम गहराई है, उसी को क्या बोला जाता है, आयाम या एम्पलीट्यूड बोला जाता है। अगर मैं 2 तरंगों का बात करूं, एक तरंग तो ये हो ही गया, अगर एक तरंग और बात करूं ऐसे, तो ये वाला जो है A1 ये इसका आयाम होगा, ये इसका आयाम होगा, है ना। तो हर कंडीशन में क्या है यहाँ A1 > A, मतलब तरंग जितना ऊपर मध्य स्थिति से उठेगा उसके एम्पलीट्यूड को उतना ही अधिक बोला जाएगा। तरंग आयाम का मेन आयाम जो हमारा सहयोग करता है तरंग का जो इंटेंसिटी है, तीव्रता का गणना करने में होता है। तीव्रता जो होता है आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तीव्रता क्या होता है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। याद रखेंगे आप, आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। अगर तीव्रता को I से डिनोट करते हैं तो ये समानुपाती हो जाएगा एम्पलीट्यूड के वर्ग के। ये फार्मूला को भी आप याद रखेंगे। इसका और अच्छा प्रयोग हम करेंगे जब साउंड में पढ़ेंगे और जब हम तरंग प्रकाशिकी को पढ़ेंगे फ्यूचर में, तो वहाँ पास ये सब फार्मूला को और अच्छे से उपयोग हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है तरंग संख्या है। ठीक है, यहाँ तक कि आप समझ गए, है ना। अब देखिएगा इसका मात्रक, आयाम का मात्रक क्या होगा। आयाम का मात्रक यहाँ डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस का जो मात्रक है वही मात्रक क्या होगा, आयाम का मात्रक होगा, सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तरंग संख्या, तरंग संख्या को देखिए। तरंग संख्या को हम गौर से देखते हैं। तरंग संख्या क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। तरंग संख्या का मतलब है कि प्रति इकाई मीटर या इकाई दूरी, अगर मैं बोलूं प्रति इकाई दूरी में कितने तरंग उपस्थित हैं उसी को क्या बोला जाता है, तरंग संख्या बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार और परिभाषा को सुनिए कि प्रति इकाई दूरी में जितने तरंग अवेलेबल हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, तरंग संख्या या वेव नंबर बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि प्रति सेंटीमीटर में, तब उस समय जो तरंग संख्या का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर का इन्वर्स, अर्थात सेंटीमीटर का व्युत्क्रम हो जाएगा। अगर मैं बोलूं प्रति मीटर में इतने तरंग हैं तो उस समय उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर का इन्वर्स हो जाएगा। या सेंटीमीटर में दिया है मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, मीटर में दिया है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। यूनिट कन्वर्सेशन से भी आप ये सब चीज़ को भली भांति हल कर पाते हैं। तो एक बार और डेफिनेशन को सुन लीजिए। प्रति इकाई दूरी में जितने भी तरंग अवेलेबल हैं उसी को क्या बोला जाता है, तरंग संख्या बोला जाता है। इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं वो न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं,
न्यू बार से करते हैं। और ये जो होता है वेवलेंथ का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तरंग संख्या क्या होता है, तरंग संख्या जो होता है वेवलेंथ का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। और इसका अगर यूनिट मीटर लिए हैं तो ऊपर जाएगा तो मीटर का इनवर्स, सेंटीमीटर लिए हैं तो सेंटीमीटर का इनवर्स। तो तरंग संख्या का यूनिट मीटर का इनवर्स या सेंटीमीटर का इनवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पास इस शब्दावली से भी हम वाकिफ़ हो चुके हैं। तो अगर हम आगे जब पढ़ेंगे तरंगों के गुण, तरंगों की प्रॉपर्टीज और इनके अभिलक्षणों का प्रयोग करेंगे तो हम समझते हैं कि हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आज की वीडियो में जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो तरंग कालखंड है। तो एक तरंग को पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसी को क्या बोला जाता है, तरंग का कालखंड बोला जाता है। याद रहेगा, एक से एक तरंग को अपना पूरा चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को तरंग का कालखंड कहा जाता है। और ये जो होता है आवृत्ति का जो फ्रीक्वेंसी है उसका व्युत्क्रम होता है। और इसका जो मात्रक होता है सेकेंड होता है ना, सेकेंड हो। इसके एसआई पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा तरंग कालखंड का। तो ये जो छोटे छोटे परिभाषावली हैं जो हम नहीं जानते हैं, तो आगे जब हम ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। तो इनके जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अभिलक्षण हैं, इनके परिभाषा को जरूर याद कर लीजिए कि जब लेक्चर हो और जब मैं कहीं आयाम बोलूं तो उसमें आप ये न फंस जाएं कि आयाम क्या होता है, तरंग संख्या क्या होता है, तरंग का कालखंड क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है, ये सब चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को बार बार देखिए आगे पढ़ने के लिए। और अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी आपको कठिनाई, कॉन्सेप्चुअल भी कठिनाई आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में चर्चा कीजिए। जरूर आपके प्रॉब्लम को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।